माना की शुरुआत होती है रात के समय एक मैजिक टावर दिखाकर। ऊपर की एक मंजिल पर अभी भी लाइट्स जल रही है और हमें एक आदमी की चीख सुनाई देती है। कमरे में हर तरफ चेन्स दिखाई दे रही है और कोई उसे कहता है कि अपने आप को संभालो, अभी तो बस शुरुआत हुई है, वो बेहोश नहीं हो सकता। एक और आदमी की आवाज आती है जो कहता है कि वो स्टिमुलेंट फिर से डाल रहा है, जिससे पहले से भी ज्यादा जोर की चीख निकलती है। जैसे ही खून उड़ता है वो कहते हैं कि कुल मिलाकर ये 461 सेकंड्स था और लगता है इस बार का रिएजेंट थोड़ा ज्यादा देर तक चला। जैसे क्लियर रिजल्ट्स मिले हैं, एक टैलेंटेड एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट वाकई में अलग होता है। हम टेस्ट सब्जेक्ट को खून में लथपथ देखते हैं। हमें पता चलता है कि वह बोहेमियन मैजिक टावर के अंदर है और उस पर पूरा एक ग्रुप रिसर्च कर रहा है। दरअसल 461 का मतलब था 72वें मैजिक पावर सर्किट स्टिमुलेंट का। वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि स्टिमुलेंट उस आदमी के शरीर पर क्या असर डाल रहा है, और जो शायद टावर का मास्टर है वो कहता है कि उन्हें मेमोरी एक्सपैंडिंग स्टिमुलेंट भी डालना होगा। और वो उस टेस्ट सब्जेक्ट को घूरता है जब हमें पता चलता है कि ये वास्तव में एम्पायर का सबसे पावरफुल टावर है। वह आदमी कहता है कि वह धीरे धीरे मर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा आदमी, जिसे एक गिफ्टेड माइंड वाला कहा गया था, इस हाल में कैसे पहुंचा, तो जवाब बहुत सिंपल है। उसने अपनी औकात से ज्यादा ऊंचाई चढ़ने की कोशिश की। मैजिक टावर का आदेश आता है कि स्टिमुलेंट को जबरदस्ती मैनिफेस्ट करवाओ। जैसे ही वह खून उगलता है उसकी आंखें बहुत ज्यादा स्ट्रेन में दिखती है, उसके सीने में तेज दर्द उठता है और वह अब तक की सबसे जोर की चीख मारता है। वह उनसे इसे बंद करने की भीख मांगता है। चेन्स हिलती है जब वह छूटने की कोशिश करता है, बार बार चिल्लाता है कि बंद करो। मास्टर कहता है कि ये कितना अनोइंग है और सबको बोलता है कि एक्सपेरिमेंट खत्म होने पर रिपोर्ट दे देना। सब कहते हैं अंडरस्टूड और वह चला जाता है, जबकि वह आदमी सोचता है कि वह उस जगह पर क्यों मर रहा है जिसके बारे में उसने हमेशा सपना देखा था। जैसे ही उसका खून जमीन पर बने मैजिक सर्कल में भरता है, फिर से उसे कहा जाता है कि खुद को संभालो, और वे लोग उसके बाल खींचकर उसे घसीटने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम वर्डन है। उसे टोंट किया जा रहा है कि उसमें मेज बनने की जीरो टैलेंट है। शायद वह इसलिए अकड़ने लगा क्योंकि उसे थोड़ा स्मार्ट कहा गया था। यही वजह है कि उसकी लाइफ फोर्स और नॉलेज इस सीक्रेट रिसर्च लैब में एक्सट्रैक्ट की जा रही है। वे कहते हैं चलो अब भी वैसे ही स्मार्ट बनो जैसे पहले बनते थे। लेकिन लगता है कि वर्डन अब बोल भी नहीं पा रहा और उसकी निगाहें जमीन पर जमी हुई है। हम एक एंट को चलते हुए देखते हैं। अब तक हमें बहुत बढ़िया सिंबलिज्म देखने को मिल चुका है। मुझे ये डायरेक्शन काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। आदमी उससे पूछता है कि क्या वह बहरा है, क्योंकि वह उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, और सोचता है कि उसका ध्यान किस चीज पर है। वह नीचे देखता है और एक्सपेरिमेंट से बचा एक एंट दिखता है। वह कहता है कि इन्हें ठीक से मैनेज करना चाहिए, ये लोग तो एक सिंपल चीज भी संभाल नहीं पा रहे, और उसका नाम वेलर है। वह उस एंट को कुचल देता है और सबको यूजलेस कहता है और कहता है कि ये भी बेसिकली एक इंसेक्ट ही है, क्योंकि इसमें इतना भी मैजिक पावर नहीं है कि एक सिंगल चेन तोड़ सके। इसीलिए तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन उनके लिए ये अच्छी बात है। इसी की वजह से अब उनके पास एक रैंक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है खेलने के लिए। हमें पता चलता है कि वह असल में अपने दोस्त के साथ मैजिक टावर में आया था, लेकिन उसका दोस्त स्पॉन्सर होकर विदेश चला गया और वे लोग उसके दोस्त रोलन को लेकर दुख जता रहे हैं कि उसे ऐसा कोई आदमी साथ रखना पड़ा। वर्डन का मजाक उड़ाया जाता है कि वो कितना टैलेंटलेस है, और जब वर्डन उस मरी हुई एंट की लाश की तरफ देखता है, उसका शरीर पूरी तरह टूटा हुआ है। वह कहता है कि वह अब समझ गया है। वह अपने दांत भींचता है। वह कहता है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है वो सब इसलिए क्योंकि वह बस कमजोर है। वह बड़बड़ाने लगता है और वेलर कहता है कि जोर से बोलो। वर्डन फिर चिल्लाता है और कहता है कि सब चुप हो जाओ, और वह खून के आंसू रोने लगता है। यह सब 15 साल पहले शुरू हुआ था। वह एक ऑर्फनेज में पला बड़ा क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे और उसका एक ही सपना था, एक इनक्रेडिबल मेज बनना। आखिरकार वह एक सामान्य वर्कर की तरह मैजिक टावर में दाखिल हुआ ताकि वह मैजिक सीख सके। चाहे उसने कितनी भी मेहनत की, वह मेज नहीं बन पाया क्योंकि उसकी ग्रोथ लिमिट रैंक 1% थी। यह उस मेज कंपैटिबिलिटी टेस्ट का नतीजा था जो उसने 7 साल की उम्र में दिया था। इसका मतलब था कि वह कभी भी मेज नहीं बन सकता क्योंकि उसमें जरा भी टैलेंट नहीं था। यह उसके लिए एक तरह से डेथ सेंटेंस था, जिसका सपना ही था मेज बनना। लेकिन फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका एकमात्र सपना था यही बनना। वह चुपचाप स्पेल बुक्स को झांकता था जो कमरे में पड़े होते थे जब वह टावर में लेबरर की तरह काम करता था। उसने टावर की लाइब्रेरी में पाई जाने वाली बहुत सारी किताबों का सार भी सीख लिया था, और भले ही उसमें बहुत ज्यादा मैजिक पावर नहीं थी,
लेकिन इंटेलिजेंस को लेकर वह कॉन्फिडेंट था। कुछ सालों बाद उसे एक जीनियस कहा जाने लगा और वह मैजिक टावर का रिसर्चर बन गया। एक आदमी कहता है कि वह वाकई में एक जीनियस से भी बढ़कर है, क्योंकि ऐसा आइडिया कोई नॉर्मल रिसर्चर सोच भी नहीं सकता। यह ऐसा काम है जिसे पूरा मैजिक टावर एक्नॉलेज करेगा, यहाँ तक कि मास्टर बलरॉग भी। तभी उसे वह सच्चाई पता चली जो उसे खुद भी नहीं मालूम थी। उसकी इंटेलिजेंस कोई टैलेंट नहीं थी, वह जीनियस की सीमा में आती थी। वह दूसरे रिसर्चर लुकर्ट को थैंक्स कहता है और कहता है कि द सिस को प्रेजेंट करने से पहले प्रूफ देना होगा और यह सब उसी की वजह से पॉसिबल हुआ। लुकर्ट पूछता है कि वह क्या कह रहा है और क्या उसने ये किसी और को नहीं दिखाया, और क्या वह पहला इंसान है जिसे उसने ये बताया। वर्डन कहता है कि हाँ, यही सच है, वही अकेला है जिसे उसने ये सब बताया है। लुकर्ट ही एकमात्र रिसर्चर था जिससे वह करीब था और बहुत समय बाद उसे उसका एक्नॉलेजमेंट मिला। उसे लगा कि शायद वह तब तक टावर में रह सकेगा जब तक थीसिस को प्रेजेंट न कर दे, जैसे कि वो उसी का हो। लेकिन जब तक उसे सच पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह सीधे बालरॉग के पास गया और गिड़गिड़ाने लगा कि वो उस पर भरोसा करे, क्योंकि वह थीसिस उसी की थी जो कि प्रेजेंट होने से एक दिन पहले ही गायब हो गई थी और लुकर्ट ने उसे अपने नाम से सबमिट कर दिया। बालरॉग पूछता है कि क्या वह सच में कह रहा है कि मल्टी डायमेंशनल कंटिन्यूटी थियरी का ऑथर वही है। वर्डिन को सच्ची उम्मीद थी कि मैजिक टावर का मास्टर बालरॉग ये बात ऐसे नहीं जाने देगा। वर्डिन कहता है कि अगर जरूरत हो तो वह थीसिस का हर हिस्सा समझा देगा, बस उसे खुद को प्रूव करने का मौका दिया जाए। बालरॉग कहता है कि वह वाकई सरप्राइजिंग है और उसे अंदाजा भी नहीं था कि रेगुलर रिसर्चर्स में ऐसा टैलेंट छुपा हुआ था। जैसे ही वह उसके सामने खड़ा होता है, बालरॉग उसके कंधे पर हाथ रखता है और यही वह पल था जिसे वर्डिन ने जीवन भर पछताया। बालरॉग एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि 2 दिन बाद रात को उसके लैब में आए। वर्डिन सोचता है, काश उस समय मैं भाग गया होता तो ये जिंदगी इतनी घटिया न होती और मैं आजाद होता। जैसे ही वे उसे एक सेल में फेंकते हैं, हमें पता चलता है कि इसी तरह जबरदस्ती लैब में कैद कर लिया गया और अब कई साल बीत चुके हैं। वेलर कहता है कि इसमें हमेशा से ही बेकार की डिफायंस रही है और कल एक्सपेरिमेंट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाएगी, इसलिए उसे उसका इंतजार करना चाहिए। वर्डिन कहता है कि वह दिन में लेबरर बन गया था और रात में टेस्ट सब्जेक्ट, और उससे कहा गया था कि वह एक मैजिक सर्कल बनाए और अपने डिसिस की थ्योरी को वैलिडेट करे। वे उसकी नसों में ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं और खुद रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं ताकि एक नया पोशन इन्वेंट कर सके और उसके इफेक्ट्स को साबित कर सके। उसने अपनी लाइफ को मैजिक टावर को जबरदस्ती डोनेट कर दिया है और अगर वह किसी को सच बताने की कोशिश भी करता तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। बदले में उसे सिर्फ थ्रेट्स मिले टावर मास्टर की तरफ से कि वो उसके करीबी लोगों को मार देगा। जब वह अकेले उस गंदी सेल में पड़ा होता है, वह सोचता है कि काश सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। पूरी तरह टूटा हुआ वह कहता है कि अभी उसके पास कुछ भी करने की ताकत नहीं है। वह बचपन के सपने देखने लगता है जहां वह अपने दोस्त रोलन के साथ खेल रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वह सोचता है, ये क्या हो रहा है, मैं ये सपना क्यों देख रहा हूँ। जैसे जैसे वह अपने बचपन में आगे बढ़ रहा है, जब उसने पहली बार मैजिक टावर में लेबरर की तरह काम करना शुरू किया था, रोलन ने उससे कहा था कि वह उसके साथ एक ग्रेट मेज बनना चाहता है और उसने प्रॉमिस लिया था कि दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। उस दिन उन्होंने एक वादा किया था, लेकिन जैसा हम जानते हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। काश उसकी ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ी ज्यादा होती तो शायद सब कुछ अलग होता और वह वो जिंदगी जी पाता जिसका उसने सपना देखा था। जैसे ही वह प्रिजन सेल से हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसे एहसास होता है कि उसके सारे सपने सिर्फ एक इल्यूजन है और उसे खुद को मान लेना चाहिए कि सब खत्म हो चुका है और वह शायद यहीं इस सेल में मर जाएगा। दीवार से टिके हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी ढेर सारी एंट्स उसके कमरे में भर जाती हैं और वह कहता है कि यह आवाज वह हर बार सुनता है जब उस पर एक्सपेरिमेंट होता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। उसमें अब कोई ताकत नहीं बची है और बेहतर होगा कि वह मर ही जाए। तभी एक और आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि क्या वह सच में यही सोचता है। कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वह सच में ऐसा फील कर रहा हो, कम से कम अभी नहीं। ये आवाज उस एंट की होती है जो उससे कहती है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वह अब भी जिंदा है। रिवेंज और सर्वाइवल के लिए उसे यह सब सहना ही होगा। हर बार जब वे लोग सोचते हैं कि उन्होंने जीत लिया, धीरे धीरे वह फिर से जन्म लेगा और वह दोबारा कभी भी किसी के पैरों तले कुचला नहीं जाएगा। यही एक रास्ता है जिसे वह ग्रेट पावर हासिल कर सकता है। वह आखिरकार अपनी लिमिट्स को पार करेगा और ये कोई इच्छा नहीं बल्कि एक जरूरत है। वर्डिन सहमति में अपनी मुट्ठी भींचता है और कहता है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही वह चांद की रोशनी की तरफ देखता है, उसे उम्मीद महसूस होने लगती है। वह कहता है कि यह सेल्फ पिटी का साइकिल लगभग हर दिन होता है
और ऐसा पिछले 7 सालों से हो रहा है। लेकिन अब वह इसे झेलने का आदी हो चुका है, क्योंकि वह अपने उस हथियार को तैयार कर रहा है जो रिवेंज के लिए जरूरी है और जो उसकी थियरी में क्रैक नहीं हो सका था। और अब उसे समझ आया कि सिर्फ एक स्मार्ट माइंड काफी नहीं है जब सामने एक ग्रेट पावर हो। अगर ऐसा है तो उसे अपनी किस्मत को चैलेंज करना ही होगा। वह थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को फिर से परिभाषित करेगा और अपने शरीर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने का ऐसा मेथड तैयार करेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया हो, और वह इसका नाम रखेगा थियोरी ऑफ डिफाइंग हेवन। उसने अपने पूरे कमरे को बेस बनाकर एक तरह का मैजिक सर्कल पूरा कर लिया है। उसके हाथ चमकने लगते हैं और वह कहता है कि वह कल अपनी लिमिट्स को तोड़ देगा। हमें पता चलता है कि थियोरी ऑफ डिफाइंग हेवन उसे अपने शरीर को रिकंस्ट्रक्ट करने की एबिलिटी देगी, और ये थियोरी सिर्फ तब पूरी हुई जब उसने डेथ को एक्सेप्ट किया। अब उसके सामने बस एक ही काम बचा है, उस थियोरी को साबित करना, और उसे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जो उसे बस एक बार मैजिक कास्ट करने दे, चाहे उसका मैजिकलेस शरीर उसके टुकड़े टुकड़े ही क्यों न हो जाए। इस प्रोसेस में कल सुबह वह अपनी आजादी फिर से हासिल करेगा, चाहे वो मौत के रास्ते से ही क्यों न हो। लंबी रात गुजर गई और आखिरकार वह दिन आ गया जब उसने अपना प्लान एक्शन में लाना था। वे उसकी सेल का दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि एल्केमी लैब की सफाई का वक्त हो गया है, और वेलर उसे ट्रैश कहता है। वह कहता है, खड़ा क्यों है, जाकर सफाई कर और अपने कट्स पर पैच लगा। क्या तू सच में थोड़े से एक्सपेरिमेंट के लिए रोएगा? वह उसे याद दिलाता है कि फेस्टिवल आ रहा है, तो उसे यह सोचकर भी नहीं बैठना चाहिए कि वह बच सकता है। वेरिन कोई जवाब नहीं देता और वेलर पूछता है कि क्या वो उसे सुन नहीं सकता या कुछ। वर्डिन कहता है कि वह जा रहा है और बाहर निकलने लगता है, फिर सोचता है कि उसे बस एक आखिरी दिन और सहना है। जब वह एल्केमी लैब में सब कुछ एकदम साफ सुथरा कर रहा होता है तो एक औरत की आवाज आती है। क्या वह अकेले सफाई कर रहा है? हम देखते हैं कि रोलन वहां होती है और वह पूछता है कि वह यहाँ कैसे। वह कहती है कि वह यहाँ एक दोस्त से अलविदा कहने आई है जाने से पहले। वह कहती है कि उसने पहले बताया था कि वह मैजिक सिटी वेंटी में पढ़ने जा रही है और ये एक स्पेशल प्रिविलेज है जो केवल सबसे एक्सेप्शनल टैलेंट्स को मिलता है। वह कहती है कि उसे उम्मीद है सब अच्छा होगा और वह उसे याद दिलाती है कि उसका ऑफर अभी भी कायम है। वह वेंटे उसके साथ चल सकता है जहां उसे ऐसे घमंडी लोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो उसे नीचा समझते हैं, और उसे वहां शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। और साथ ही वह ये भी कहती है कि वह गलत मत समझे, उसे बस किसी से बात करनी थी, बस इतना ही। वह उसे आवाज देकर कहता है कि वह यहीं रहेगा, दूरी बनाए रखते हुए। वह थोड़ी उदास दिखने लगती है, कहती है कि वह उसे चिट्ठियां लिखेगी और फिर अपनी कैरेज में बैठ जाती है। वह उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। उसे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है और यह भी नहीं कि वह किस सब से गुजर चुका है। फिर भी वह बस इतना शुक्रगुजार है कि इसका मतलब है कि वह उसकी योजना में नहीं फंसेगी। मैजिक फेस्टिवल का दिन आ चुका है और ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा माने जाने वाले त्योहारों में से एक है, जो पहले मैजिक टावर के निर्माण की याद में मनाया जाता है और मैजिक के पुनर्जागरण का उत्सव होता है। यह मैजिक टावर के लिए सबसे व्यस्त दिन होता है। जैसे ही मैजिक फेस्टिवल शुरू होता है, सभी हाई रैंकिंग मेजेस शहर के लिए निकल जाते हैं और सिर्फ लो रैंकिंग मेजेस पीछे रह जाते हैं। वेरिन एक दरवाजा खटखटाता है और एक आदमी उसे अंदर आने को कहता है और पूछता है कि वह इस समय यहाँ क्या कर रहा है। वेरिन कहता है कि टावर मास्टर ने उसे ट्रेजर वोल्ट्स की सफाई के लिए भेजा है। वह कहता है कि उसे पहले से अनुमति लेनी चाहिए थी, क्या उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं, और उसे पैथेटिक कहता है। वह चेतावनी देता है कि अगर उसने कुछ खरोंच दिया तो उसे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। वेरिन हाँ कहता है और ट्रेजर रूम में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह एक आर्टिफैक्ट पर हाथ रखता है और सब कुछ शांत होने लगता है। वह कहता है कि ये एक साउंड ब्लॉकिंग आर्टिफैक्ट है और अब सब शुरू होगा। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरता है, वह ट्रेजरी के अंदर जाता है और हमारे सामने एक आर्टिफैक्ट आता है। ये एक आर्टिफिशियल आर्टिफैक्ट है जिसे टावर मास्टर ने बहुत भारी धनराशि खर्च करके बनवाया था। ये एक मेज को ट्रिपल कास्टिंग करने देता है और उसके लेटेंट टैलेंट्स को टेम्पररीली अवेकन कर देता है। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उसे यह स्टाफ चाहिए और उसे पाने के लिए उसे प्रोटेक्टिव मैजिक सर्कल को निष्क्रिय करना होगा। यह एक 7th टियर स्पेल है जो खुद टावर मास्टर ने बनाई थी। वर्डिन ने पिछले 7 साल इसी को तोड़ने का तरीका सीखने में लगाए और टावर मास्टर को इस पर गर्व होता। जैसे ही पर्पल बिजली मैजिक सर्कल से निकलती है, वर्डिन चीखता है, कहता है कि वह इसे खुद नष्ट कर देगा। इसी दौरान हम कुछ मेजेस को ड्रिंकिंग करते देखते हैं। वे कहते हैं कि बाकी लोग तो बाहर पावर सोर्स की गार्डिंग का मजा ले रहे हैं। एक कहता है कि उन्होंने तो बस अनलकी ड्रॉ खींचा, इसलिए यहाँ चुपचाप खेल रहे हैं और अगर सब कुछ स्किल पर होता तो वो चुना जाता। तभी वह वर्डिन को दरवाजे पर देखता है और कहता है परफेक्ट टाइमिंग है और उन्हें और शराब चाहिए।
वह कहता है कि जब वह टावर मास्टर बन जाएगा तो उसे ये सस्ती चीज नहीं पीनी पड़ेगी। और दूसरा कहता है, क्या वह सच में सोचता है कि वह सीट इतनी आसानी से मिल सकती है? वर्डिन के हाथ में कुछ और नहीं बल्कि सेकंड सर्किट होता है, और जब तक वे बातें कर रहे होते हैं एक का सिर सीधा उठ जाता है, जिससे दूसरा चौंक जाता है। वह चिल्लाता है, वर्डिन से पूछता है कि वह क्या कर रहा है, और वर्डिन उसे भी उसी की तरफ निशाना बनाकर देख रहा होता है। वह पूछता है, क्या वह पागल हो गया है? वर्डिन कहता है कि उसे इस तरह का रिएक्शन बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह कहता है, एक घटिया रैट की इतनी हिम्मत कि वह एक मेज को नुकसान पहुंचाए? मैं तेरे इस बेवकूफ दिमाग को ठीक करता हूँ। वह एक रैंक 3 मैजिक स्पेल इस्तेमाल करता है, टाइडल। जैसे ही स्पेल वर्डिन की तरफ आता है, वर्डिन भी एक रैंक 3 मैजिक यूज करता है, अर्थ स्पीयर। और यहाँ का आर्ट वाकई कमाल का है, एक जबरदस्त मैजिक फाइट। जैसे ही अर्थ स्पीयर मेज की ओर उड़ता है, वह समझता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वह नहीं बच सकता, और उसका खून हर तरफ बिखर जाता है। मेज पूछता है, कैसे कोई रैंक 1 मैजिक यूजर ऐसा कर सकता है? वर्डिन पूछता है, तू इतना शॉक्ड क्यों है? जब बहुत समय तक किसी को दबाते हो तो ऐसा ही होता है। और फिर वह कहता है, तू और ये टावर दोनों। और वह उसके सीने में एक बड़ा छेद कर देता है। वह दोनों की लाशों के बीच से चलता हुआ एक विंडो की तरफ देखता है। कहता है कि ये पहली बार है जब वह इसे इतनी पास से देख रहा है, और यही है मैजिक टावर का पावर सोर्स। उसे यहाँ तक आने में पूरे 7 साल लग गए, और अब इस पावर सोर्स के मैना का इस्तेमाल करके वह डिफाइंग हेवंस शुरू करेगा। अगर वह फेल हुआ तो उसे नहीं पता उसके साथ क्या होगा, लेकिन अगर वह सक्सीड करता है तो पूरी दुनिया उसके सामने होगी, और अगर वह कोशिश नहीं करता तो उसे कभी पता नहीं चलेगा। वह सेकंड सर्किट को जमीन में घुसा देता है, और हम देखते हैं कि उसके पैरों के नीचे एक विशाल मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। वह बॉडी रिफॉर्म नाम का स्पेल कास्ट करना शुरू करता है, जो असल में सचमुच डिफाइंग द हेवंस जैसा ही है। जैसे ही वह चिल्लाता है और जितना हो सके उतना मैजिक एक्टिवेट करता है, पावर सोर्स का हार्ट एक चमकदार नीली रोशनी के साथ फटने लगता है, और हम देखते हैं कि वह लाइट सीधे आसमान की तरफ जा रही है मैजिक टावर से। दूर खड़ी एक कैरेज से भी ये नजारा देखा जा सकता है, जो इस बात को दिखाता है कि कितनी जबरदस्त पावर इस्तेमाल हो रही है। हम बलरॉग की आवाज सुनते हैं। वह कहता है कि ये मैजिक जो चल रहा है वो पावर सोर्स से निकल रही एनर्जी है। इसका मतलब है कि किसी ने उसके मैजिक टावर में घुसपैठ की है। इस दौरान ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। हम मैजिक टावर और कुछ दूसरे बिल्डिंग्स का मलबा देखते हैं। कोई खांसते हुए अपना हाथ बाहर निकालता है, और वह कोई और नहीं बल्कि वर्डन होता है, जो अब भी सेकंड सर्किट को पकड़े हुए है। ये आर्टिफैक्ट उसके हाथ में धीरे धीरे गायब होने लगता है, और वह कहता है कि यह ब्लास्ट इतना भयंकर था कि पूरा इलाका मिटा सकता था, और फिर भी वह अब तक जिंदा है। इसका मतलब शायद यह है कि आखिरकार ये प्लान काम कर गया। वह ऊपर एक चमकती रोशनी देखता है और महसूस करता है कि बहुत तेजी से जंगल के रास्ते उसकी तरफ आ रहा है, और वह कोई और नहीं बल्कि बलरॉग है। वह सोचता है शायद उसे महसूस हो गया कि उसके लोगों के साथ कुछ हुआ है। बलरॉग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक एबिलिटी चलाता है, जिससे वहां एक्सप्लोजन होता है जहां वर्डन खड़ा था। धुआं हटने लगता है और वह चौंक जाता है। वहां एक टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल होता है। बलरॉग चिल्लाता है, तुमने हिम्मत कैसे की मैजिक टावर को छूने की? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, चाहे खुद एम्परर हो या कोई बच्चा, मैं सबको ढूंढ के मार डालूंगा, बस इंतजार करो। और वह गुस्से में बिजली से पूरे शहर को हिला देता है। अगले दिन वर्डन कहता है कि वह बहुत थका हुआ है और हिल भी नहीं सकता। वह बस ऐसे ही लेटे रहना चाहता है। वह अपने होंठों पर पानी महसूस करता है और अचानक जाग उठता है। ये सब क्या हो रहा है? वह सोचता है कि ये जगह कहाँ है। वह नीचे पानी में अपनी परछाई देखता है। ये क्या हो गया? क्योंकि उसका रूप पूरी तरह बदल चुका होता है। उसकी त्वचा एकदम साफ हो गई है और उसके बालों का रंग बदल चुका है। उसके बाल अब एशी कलर के हो चुके हैं और पहले ब्राउन हुआ करते थे। अब उसकी आंखें ब्लू हो गई हैं। वह सोचता है, क्या मैं कोई और इंसान बन गया हूँ? और बॉडी रिकंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ हुआ क्या? पर उसे तो लगा था सब कुछ ठीक से हुआ। वह कहता है कि जब वह मैजिक टावर के लोगों से मिला था तभी उसने डिफाइंग द हेवंस में सक्सेस पाली थी, और इससे पहले कि बलरॉग उसे पकड़ पाता वह जल्दी से टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके भाग गया। अब वह एक ऐसे जंगल में आ गया है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। उसने ये पौधे भी बोहेमियन मैजिक टावर में कभी नहीं देखे, यानी वह शायद पूरे महाद्वीप का आधा हिस्सा टेलीपोर्ट करके पार कर आया है। वह हंसते हुए कहता है, दूसरे शब्दों में यह सच में काम कर गया और मैं इस मैजिक सर्कल के जरिए एस्केप कर गया जो मैंने पहले से तैयार किया था। वह हंसने लगता है, आखिरकार मैं आजाद हूँ। उसे बहुत राहत महसूस होती है। वह सोचता है अब बलरॉग कैसा महसूस कर रहा होगा। उसे पूरा यकीन है कि वह गुस्से से पागल हो चुका होगा, क्योंकि मैजिक टावर तबाह हो चुका है
अब उनके पास कोई तरीका नहीं बचा ये जानने का कि ये सब किसने किया, और उनका लैब रैट भाग चुका है। वह बहुत हल्कापन महसूस करता है पर कहता ये बदला काफी नहीं है। हालांकि उन्होंने कुछ मैन पावर खोई है, पर वह जानता है कि टावर मास्टर के पास काउंटर मेजर्स जरूर होंगे, और बालरोग को द ओमनीपोटेंट वन यूं ही नहीं कहा जाता। पर अभी के लिए इतना काफी है। जब तक मैजिक टावर दोबारा बन रहा होगा, वह खुद को और ज्यादा मजबूत बनाएगा, और फिर वह सब कुछ तबाह कर देगा जो टावर मास्टर ने अपने सामने खड़ा किया है। यही उसका एकमात्र मकसद है। वह हंसते हुए कहता है, अब इस मैजिक टावर को कुछ समय के लिए अलविदा। और इसी दौरान जंगल में कुछ गॉब्लिन्स क्रेट्स पर हमला कर रहे होते हैं। वर्डन अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, विंड कटर, और वह सीधा गॉब्लिन की गर्दन पर जाकर उसे काट देता है। ब्रो, ही इज ड्रिप्ड आउट। वह कहता है, कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा। शायद बॉडी रिकंस्ट्रक्शन के दौरान कोई इश्यू हुआ। उसके बाल और आंखों के रंग को छोड़कर उसकी बाकी अपीयरेंस पहले जैसी ही है, यहाँ तक कि उसकी मैना कैपेसिटी भी वैसी ही है। उसे अब तक पता नहीं कि असल में हुआ क्या, और ये बात परेशानी वाली है। वह गॉब्लिन का सिर लात मारकर दूर फेंकता है और कहता है, अगर गॉब्लिन्स यहाँ घूम रहे हैं तो इसका मतलब मैं गांव से काफी दूर आ गया हूँ। वह जमीन पर काट के निशान देखता है और कहता है कि उन्होंने शायद जल्दी में अपने सामान वहीं छोड़ दिए। अब वह मैना डिटेक्शन का इस्तेमाल करता है। उसे क्रेट्स के मालिक को ढूंढना है। उसे दूर एक मैना पाथ महसूस होती है, और हम देखते हैं कि वे लोग अपनी कैरेज में दूर जा रहे हैं। एक आदमी चिल्ला रहा है, और तेज चलाओ, भागो जल्दी। वह सोच रहा होता है, ये सब क्या था। उसने जंगल से गुजरते हुए हाल ही में मरे हुए बैंडिट्स के बचे खुचे लोगों से टकराना तो देखा, पर असली दिक्कत नेगोशिएशन फेल होना था। वो भी ये कहते हुए कि उसकी बैरन से जान पहचान है, और उसके सारे मर्सनरीज उसे अकेला छोड़कर भाग गए। पर यह सबसे बुरा तो नहीं था, क्योंकि वहां एक बहुत ही क्रीपी सा ऑक था जो बाकी सबसे बड़ा था, और बिना मेहनत के लोगों को ऐसे तोड़ रहा था जैसे टहनी। शुक्र है कि ऑक बैंडिट्स पर हमला कर रहा था, क्योंकि अगर वो नहीं कर रहा होता तो अभी वह जरूर मर चुका होता। उसे पीछे से किसी की चीख सुनाई देती है, और वह सोचता है कि कहीं उसका पीछा तो नहीं किया जा रहा। तो वह घोड़ों को मारता है और कहता है कि जल्दी दौड़ो। उसकी कैरेज एक लकड़ी के डाले से टकराती है, जिसे वह चीखता है और गिर जाता है। थोड़ी देर जमीन पर लेटने के बाद वह उठने लगता है और कहता है कि उसकी पीठ में दर्द हो रहा है। फिर उसे समझ आता है कि स्थिति खराब है, क्योंकि दूर एक बुरी मुस्कान के साथ बहुत सारी आंखें चमक रही हैं। वही क्रीपी ओक और कुछ और मॉन्स्टर्स वहां खड़े हैं। वह यकीन नहीं कर सकता कि वो मॉन्स्टर्स उसे मारने आ रहे हैं। वह चीखता है और अपनी आंखें बंद करता है, सोचता है कि अब उसका अंत हो गया। तभी वर्डन अर्थ वॉल कास्ट करता है और उस आदमी की रक्षा करता है। वह कहता है कि उसने हवा के लिए छेद बनाना भूल गया है, इसलिए उसे जल्दी करना होगा। वह ओट, जो अजीब सी मुस्कान लिए हुए है, ऊपर उसकी तरफ देखता है। वर्डन कहता है कि उसे बस इतना ध्यान रखना है कि वह तेज रहे तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा। अगर वह गोब्लिन को न गिने जो पहले था, तो ये उसका पहला असली लड़ाई होगी। जैसे ही ऑक्स चीखने लगते हैं, वह कहता है कि ये उसके लिए अपनी क्षमताओं को टेस्ट करने का परफेक्ट मौका है। हम देखते हैं कि उसके चारों ओर कई फायरबॉल्स कास्ट होते हैं, पर जैसे जैसे आग पैरों में फैलती है, पता चलता है कि ये असल में फायरबॉल्स नहीं थे, बल्कि मल्टी फ्लेम एरोज थे। ऑक्स और गॉब्लिन्स जलकर मरने लगते हैं और वह इविल ऑक हंसने लगता है। वह आगे इशारा करता है और जोर से गर्जना करता है, और बाकी सब उसकी कमांड मानते हुए सीधे उस चट्टान की तरफ भागते हैं जहां वर्डन है। वह फिर से मल्टी फ्लेम एरोज कास्ट करता है, इस बार व्हर्लविंड के साथ। जैसे ही वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है, यह हीट वेव एरो में बदल जाता है और कई मैजिक सर्कल्स बनते हैं। बड़े बड़े विस्फोट होते हैं और सारे गॉब्लिन्स जमीन पर जले हुए और क्रिस्प हो चुके होते हैं। वह कहता है कि वह खुद को भी सरप्राइज कर रहा है। पहले वह एक भी गॉब्लिन नहीं मार पाता था, लेकिन अब कोई नहीं बचा है और उसे कोचमैन को बेहोश होने से पहले बचाना होगा। वह यहाँ उसे बचाने आया था, लेकिन अगर वह मर गया तो सब बेकार होगा। वह क्रीपी ऑक अपना हाथ वर्डन की तरफ बढ़ाता है। वर्डन चौंकता है और डिसबिलीफ में पीछे मुड़ता है कि एक अभी भी जिंदा है। खून उड़ता है। थोड़ी देर बाद कैरेज फिर से सही ट्रैक पर है, और कोचमैन, जिसका नाम कॉनरैड है, कहता है कि वह आज की घटना कभी नहीं भूलेगा, और अगर वर्डन न होता तो वह जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। सेथ कहता है कि वह कभी इस कर्ज को चुका नहीं पाएगा। वर्डन उसे कहता है कि रास्ते पर ध्यान रखो, वरना वह कैरेज को फिर से पलट देगा। कॉनरैड कहता है कि वह ध्यान रखेगा और लगभग भूल ही गया पूछना, लेकिन वह क्यूरियस था कि इतने सारे मॉन्स्टर्स थे, क्या वह खतरे में है या परेशानी में, और अगर ये बेवकूफ सवाल है तो सॉरी। वर्डन कहता है कि कॉनरैड बहुत ज्यादा बात करता है, पर यह थोड़ा खतरनाक था।
जब हमने क्रीपी ऑर्स को देखा था, उसने हमला करने के लिए अपना मुट्ठी पीछे खींची थी, पर वर्डन अपना स्पेल तैयार कर रहा था, विंड कटर, और उसने उसका सिर काट दिया इससे पहले कि ऑर्क हमला कर पाता। वह कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। फिर वह पूछता है कि इस इलाके में कितनी बार चोर आते हैं, क्योंकि उसने सुना है कि वे आमतौर पर उन जगहों से बचते हैं जहां जानवर ज्यादा होते हैं। कॉनरैड कहता है कि यह पहली बार है जब उसे यहाँ चोर मिले और ये जंगल बैरन के नियंत्रण में है। जब वह छोटा था तब वह बैरन पाई से पत्राचार करता था, क्योंकि उनके बीच संबंध थे और उसे बताया गया था कि यहाँ के चोरों को हराया जाएगा। इसलिए उसने हमेशा की तरह वही रास्ता लिया, बिना किसी महंगे मर्सनरीज के, और शायद अब उसकी किस्मत खराब हो गई है। वर्डन कहता है कि उसे लगा था उसका स्पेल फेल हो गया, लेकिन लगता है कि अगर वह बैरन पाई के क्षेत्र में है तो वह सही जगह पर आ गया है। भले ही उसने अपनी पहचान मिटा दी है और रूप बदल लिया है, फिर भी मैजिक टावर उसे खोज सकता है। फिलहाल वह अपनी पहचान छुपाएगा और मजबूत होगा। कॉनरैड पूछता है कि क्या वह सुन रहा है, और वर्डन कहता है कि लगता है उसने अपना नाम अभी तक नहीं बताया। वह तय करता है कि जब तक वह बैलरॉग का सामना नहीं करता, वह अपना असली नाम नहीं बताएगा। वह कहता है कि उसका नाम एशर है और अब से हम उसे इसी नाम से बुलाएंगे। पाई क्षेत्र के बैरन के महल में हम एक आदमी को हैरानी से देखते हैं जो कॉनरैड से पूछता है कि उसे क्या हुआ। कॉनरैड कहता है कि वह थोड़ा कमजोर हो गया है और उसे कुछ ऑक्स के साथ झगड़ा हो गया था। वह आदमी माफी मांगता है और कहता है कि वह दुखी है कि सिर्फ चोरों ने हमला नहीं किया बल्कि जानवरों ने भी किया। कॉनरैड कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह उसकी गलती नहीं है। आदमी फिर पूछता है कि क्या ये वही मेज है जिसने उसकी मदद की, और जब उसके दोस्त के रक्षक सामने खड़े हो तो वह चुप नहीं रह सकता। वह उसे महल में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे ही हम एशर को आगे बढ़ते देखते हैं, वह कहता है कि वह उनका धन्यवाद करना चाहता है कि उन्होंने उसे कपड़े, खाना और सोने के लिए जगह दी। वह आदमी मुस्कुराता है और कहता है आपका स्वागत है, और कहता है कि उसने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। हम जानते हैं कि वह बैरन पाइहन रोड है जो इस इलाके का प्रभारी है। वह एशर से कहता है कि कृपया बैठ जाए और पूछता है कि खाना कैसा लगा। एशर कहता है कि यह अमेजिंग है, और पाई कहता है कि कॉनरैड को बचाने के लिए उसने 5 मिलियन एल्क तैयार किए हैं, इसलिए वह बस बता दे कि वह इसे कहाँ देना चाहता है। भले ही ये पूछना उसके लिए थोड़ा रश लग सकता है। वह उसे एक काम के लिए हायर करना चाहता है जिसके लिए वह उसे अच्छा पैसा देगा। एशर कहता है कि अपने गोल को हासिल करने के लिए उसे और पैसे की जरूरत है, लेकिन इससे उसे कॉम्बैट में अपनी मैजिक प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। तो वह पूछता है कि वह किस काम के बारे में सोच रहा है, और हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले सदर्न फॉरेस्ट में लोगों के शव उनके गले से लटकते मिले थे। उनकी जांच के अनुसार वे सब एक नजदीकी फार्म टाउन के निवासी थे। उन्होंने देखा कि वह टाउन पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हालांकि वे ये नहीं जानते थे कि इसके पीछे कौन था, लेकिन पता चला कि ये कुछ बैंडिट्स थे। लेकिन जब उन्होंने उस इलाके की खोज की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे उनकी सारी ट्रेसेस मैजिक से मिटा दी गई हों। एशर कहता है कि हो सकता है उनके बीच कोई मेज हो, जिस पर पाई कहता है कि अभी ये सब सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। एशर कहता है कि हाँ, और पूछता है कि क्या उसका इरादा उसे हंट करने का है। पाई मुस्कुराते हुए कहता है कि वह 4 दिनों में ऐसा करेगा, और हम देखते हैं कि कहानी 4 दिन आगे बढ़ती है जहां एक ग्रुप तैयार है। एक आदमी अपना परिचय देता है कि वह बैरन का नाइट है और इस योजना का कमांडर है जिसका नाम एनोक है। वह 2 और लोगों का परिचय देता है, एक का नाम हैरिस और दूसरे का नाम पेरिक है। एशर अपना परिचय देता है और कहता है कि उनसे मिलकर खुशी हुई। उसे लगा कि यह एक अच्छा मौका होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह काम बैंडिट्स का हंट करना होगा, और वह सोचता है कि उसे इसे उनके साथ रहने के लिए पेमेंट मान लेना चाहिए। वह पूछता है कि क्या बाकी सभी लोग भी इस योजना का हिस्सा है। एनोक एक नजर डालता है और कहता है कि वे एडवेंचरर्स हैं। ऐसा लगता है कि वे इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक अजीब ओरसी के बारे में अफवाह सुनी थी, और उसे मारने के लिए पेमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि गोल्ड रैंक के एडवेंचरर्स भी यहाँ हैं। हमें पता चलता है कि गोल्ड रैंक के एडवेंचरर्स ऑर्डिनरी नाइट्स के बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में वे स्किल्ड वेटरन्स हैं जो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल खुद को और अपने हथियारों को मजबूत करने में करते हैं। अफवाह है कि इस रैंक के लोग पहाड़ों को काट सकते हैं। अगर उनके पास 3 नाइट्स होते हुए भी उन्हें उसकी जरूरत पड़ती है तो मामला काफी सीरियस होना चाहिए। एनोक एशर से कहता है कि अगर बैंडिट्स में कोई मेज हो तो उसे बताना।
एशर कहता है कि बताएगा, लेकिन पूछता है कि उन्हें उसकी जरूरत क्यों है। इनॉक बताता है कि आमतौर पर टियर 2 के मेजेस की ताकत ऑर्डिनरी नाइट्स के बराबर होती है, लेकिन अगर वे लॉन्ग रेंज स्पेल्स इस्तेमाल करने लगें तो उन्हें करीब आने में बहुत मुश्किल होती है। सबसे अच्छा होगा कि उन्हें शुरुआत में ही मेज से न लड़ना पड़े। एशर कहता है कि यह अनफॉर्चुनेट है। फिर एशर पूरे ग्रुप के सामने खड़ा होता है और कहता है कि उनके सामने एक मैजिक सर्कल है जिसे वह डिस्पेल से खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि वह टूट जाता है क्योंकि यह किसी इल्यूजन के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन यह काफी बड़ा स्पेल था। लोग घबराकर पूछने लगते हैं कि यह क्या था कि अचानक इतना बड़ा मैजिक सर्कल सामने आ गया। एशर कहता है कि उसने जो स्पेल अभी अभी हटाया वह कैमोफ्लेज के लिए था और यह यूजर को दूर रहने की वार्निंग थी, लेकिन वह इसे संभाल लेगा। वह अपना हाथ नीचे की ओर ले जाता है, सर्कल के बीच को पूरी तरह तोड़ देता है, जिससे वह गायब हो जाता है। इनॉक हैरान होता है कि उसने इतनी आसानी से एक मैजिक सर्कल को खत्म कर दिया और सोचता है कि यह आदमी क्या है। एडवेंचरर्स, जिन्हें एक्सप्लोरर्स भी कहा जाता है, एक गिल्ड से जुड़े होते हैं जो महाद्वीप में कमीशन लेते हैं। वे अज्ञात इलाकों का पता लगाते हैं या लोगों को खतरा देने वाले मॉन्स्टर्स को भगाते हैं। मौत हमेशा एक एडवेंचरर के साथ रहती है, फिर भी लोग उन्हें एडमायर करते हैं क्योंकि स्किल के साथ वेल्थ और फेम भी आती है। लेकिन जब कोई एडवेंचरर कई बार मौत के करीब आने के बाद इतना स्ट्रांग हो जाता है तो कभी कभी वह खुद को नहीं रोक पाता और अपनी ब्लेड दूसरों इंसानों की तरफ घुमाने लगता है, डिजायर्स में कंज्यूम्ड होकर अपनी ऑनर छोड़ देता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग चिल्लाते हुए कह रहे हैं, डैम इट। पाई की रेड पार्टी का नुकसान अभी साफ नहीं हुआ था और अब उन्हें अचानक ऑर्क्स और गॉब्लिन्स का अटैक हो रहा है। खाने की भी कमी हो गई है। एक आदमी कताना लेकर चिल्लाता है, सबको कह रहा है कि वे क्या कर रहे हैं और उन्हें चलने के बजाय कुछ हंट करना चाहिए। हैरिस कहता है कि उसे लगता है कि वही लोग आ रहे हैं और इनॉक से पूछता है कि क्या करे, क्योंकि वे उसके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इनॉक कहता है कि चूंकि उन्होंने अपनी गार्ड्स नीचे रखी हैं, वे तुरंत उन पर हमला कर देंगे। एशर कहता है कि रुको, क्योंकि वह उनके साथ है मेजिस के खिलाफ काउंटर मेजर के रूप में, लेकिन उन्होंने अभी दुश्मन की ताकत का पता नहीं लगाया है। अगर दुश्मन उसकी तुलना में हायर सर्कल स्पेलकास्टर है तो वे हार सकते हैं। वह चेतावनी देता है कि अगर वे हिले तो वे उस पर हमला कर पाएंगे। हमें पता चलता है कि उसका साथी विल्शिन है और वह पूछता है कि क्या वह उनके गांव पर हमला करना चाहता है। विल्शिन कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि बैरन को गुस्सा है कि कॉर्प्सेस को पेड़ से लटकाया गया। वे कंसीलमेंट मैजिक के साथ छिपे हुए थे, लेकिन अब समय है कि वे हिलना शुरू करें। उसने सुना है कि पास में मार्टिस नाम का शहर है और वे उस जगह के पास गांव को लूटेंगे। लेकिन जब वह बात कर रहा होता है, हम देखते हैं कि जैसे ही वह बात करता है, एशर का स्पेल नीचे जमीन पर एक्सप्लोड हो जाता है। उस छोटे विस्फोट के बाद धीरे धीरे एक बड़ा विस्फोट फैलता है जो इलाके को घेर लेता है। विल्शिन बैरियर लगाता है और वारिया कहती है कि वह विश्वास नहीं कर सकती कि कहीं से अचानक एक्सप्लोजन हो गया। विल्शिन कहता है कि यह सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं है बल्कि मैजिक है और इसका मतलब है कि अब उन्हें पकड़ लिया गया है क्योंकि इनॉक और उसके साथ वाले पहले ही पास आ चुके हैं। बैरियर उनके ग्रुप अटैक से टूट जाती है जिससे विल्शिन खून उगलने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है और वारिया उसका नाम कर चीखती है। एशर कहता है कि मैना बैरियर एक डिफेंसिव स्किल है जिसका कास्टिंग टाइम तेज होता है, लेकिन यह आसानी से टूट सकता है क्योंकि ये ड्यूरेबल नहीं होता। बैरियर टूटने से कास्टर को बड़ा इम्पैक्ट मिलता है। वेरी को पता चलता है कि उनके साइड पर मेज है। एशर कहता है कि अब जब वे उनकी ताकत जान गए हैं तो वह मेज से लड़ने वाला है जैसा कि रिक्वेस्ट किया गया था। इनॉक कहता है कि वह इसे उसके ऊपर छोड़ देता है। वारिया दोनों ब्लेड्स निकालते हुए कहती है कि वह विश्वास नहीं कर सकती कि उन्होंने मेज को हायर किया। वह आगे बढ़ता है और कहता है कि यह जैसा उसने प्लान किया था वैसा नहीं होगा। वह और इनॉक भिड़ जाते हैं। फिर वह चेतावनी देता है कि वह उसकी सिर बैरन को भेज देगा। इनॉक हंसता है और कहता है कि यह तो बहुत डरावना है और वह कोशिश कर सकता है। इस बीच एशर अर्थ बेंडिंग का उपयोग करके उड़ता हुआ विल्शिन का पीछा कर रहा है जो मैजिक सर्कल का उपयोग कर रहा है। वह कहता है कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसे पीछा किया जा रहा है, लेकिन सौभाग्य से उसे सिर्फ अर्थ वॉल से पीछा किया जा रहा है। केवल तीसरे सर्कल और ऊपर के लोग फ्लाइट का उपयोग कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि वह कम से कम दूसरा सर्कल है। विल्शिन सोचता है कि वह अपर हैंड में है। जैसे ही वह मल्टी आइस एरोज इस्तेमाल करता है, वह पहले हमला करने का फैसला करता है क्योंकि अगर वह सिर्फ दूसरा सर्कल है तो वह उसे यही मार देगा इससे पहले कि वह भागे। एशर मल्टी फ्लेम एरोज के साथ वापस आता है जो सीधे विल्शिन को मारते हैं और एक मैसिव एक्सप्लोजन करते हैं।
ये जंगल में एक बड़ा क्रेटर बना देता है। विल्सन कहता है कि यह दूसरा सर्कल के लिए बुरा नहीं है, लेकिन उसने गलत आदमी को चुना है। अगर वह एक नाइट के साथ आता तो उसे डिसएडवांटेज होता, लेकिन वह अकेले उसे ले सकता है और भाग सकता है। एशर कहता है कि वह उसे जाने देने का इरादा नहीं रखता। विल्सन कहता है कि उसकी कॉन्फिडेंस और इतनी कम उम्र में कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट मैजिक इस्तेमाल करने की एबिलिटी वाकई रेयर है और उसने लंबे समय से ऐसा टैलेंट नहीं देखा, लेकिन शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि आज वह यहीं पिट जाएगा। फिर वह तीसरे सर्कल का मैजिक कास्ट करता है जिसका नाम फॉलिंग आइस है और एक बड़ा आइस चंक सीधे एशर की तरफ गिरने लगता है। एशर उसे ऊपर देखता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह पूरी तरह स्थिर हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता। विल्सन कंफ्यूज्ड है क्योंकि चारों तरफ जमीन से अर्थ पिलर्स निकल रहे हैं जो स्पेल को पूरी तरह से रोक रहे हैं और आसानी से उसे पकड़ रहे हैं। एशर फिर अपना हाथ ऊपर उठाता है और अपना मैजिक जारी रखता है। जब वह अपना फिस्ट दबाता है तो जमीन की हर स्पीयर से कांटे निकलते हैं, जिससे विल्सन चौंक जाता है कि वह तीसरे सर्कल का मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। एशर कहता है कि वह वाइल्ड गेस लगाए कि वह किस टाइप का मैजिशियन है, क्योंकि अब वह आइस भी इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। विल्सन समझ जाता है कि वह सिर्फ तीसरे सर्कल का स्पेल नहीं इस्तेमाल कर रहा, बल्कि उसके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हैं। इसका मतलब है कि उसे शुरुआत से ही धोखा दिया गया था और एशर उसे चेस्ट में आइस स्पाइक मारकर मार देता है। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरता है, एशर कहता है कि यह अच्छी बात है कि वह आया, क्योंकि अब उसने मेज के खिलाफ लड़ना सीख लिया। दूर कहीं एक और हॉर्स की इस लड़ाई को सुन रहा है, जिसके गले में एक गोल्डन एडवेंचरस डॉग टैग है जो पहले मारे गए वाले जैसा है, लेकिन रंग में अलग। हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले एशर ने मैजिक टावर से लाई गई इंग्रेडिएंट से एक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन बनाया था। वह इसे मैजिक सर्किट डायलेटर कहता है। जब वह उन हेलिश दिनों को याद करता है जो उसने मैजिक टावर में बिताए थे, तो वह कभी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसे ही हम उसे दर्द में चिल्लाते और तड़पते देखते हैं, वह कहता है कि सिर्फ इसके कारण वह तीसरे सर्कल तक पहुंच पाया। वह विल्सन को नीचे देखता है और कहता है कि वह डेफिनेटली मर चुका है, और अगर वह प्रूव करना चाहता है कि उसने काम पूरा किया और ट्रस्ट हासिल किया, तो बैंडिट्स के मारे जाने के निशान छोड़ने चाहिए। फिर वह विल्सन के इस्तेमाल किए गए वॉन्ड को देखता है और अप्रेज स्पेल से उठा लेता है। ये एक मैजिक स्टोन वॉन्ड है जिस पर स्पेल लगाया गया है जो स्पेल कास्ट करने के समय को कम करता है और उसके एट्रीब्यूटेड स्पेल्स की प्रभावशीलता बढ़ाता है, इसलिए यह उसके काम आ सकता है। एरिक दौड़ कर आता है, खुश होता है कि वह ठीक है और कहता है कि वह चिंतित था जब तक उन्होंने बाकी बैंडिट्स का ध्यान रखा। एशर कहता है कि वह माफी मांगता है कि वह उसकी अपेक्षा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसे खत्म करने में थोड़ा समय लगा। फेरिक कहता है कि पास के इलाके में हुए डैमेज को देखकर वह बता सकता है कि यह लड़ाई कठिन थी। एशर पूछता है कि क्या उन्होंने सभी बैंडिट्स का ध्यान रखा। फेरिक कहता है कि हाँ, हालांकि उन्हें अभी उनके लीडर का ध्यान रखना है जो अभी इनॉक से लड़ रहा है। वह तब तक खत्म हो जाना चाहिए जब वे वापस जाएं। जैसे ही वह विल्सन के शव को बैग में रखता है, एशर कहता है कि वह वापस जाने से पहले एक बात पूछना चाहता है। फेरिक कहता है कि पूछो। एशर पूछता है कि बैंडिट्स की कोई भी चीज वे क्या करें। जब वह वॉन्ड छोड़ने में रिलक्टेंट होता है, फेरिक कहता है कि उनका लॉर्ड ने कहा है कि अगर कुछ उसकी नजर पकड़ ले और वे चीजें उन्हें नहीं चाहिए तो वह ले सकता है। एशर कहता है कि लगता है बैरन असल में अच्छा आदमी है और वह वॉन्ड का अच्छा उपयोग करेगा। वे वापस बैंडिट कैंप की तरफ बढ़ते हैं। इनॉक उसकी तारीफ करता है। वह कहता है कि अगर वह नहीं होता तो उनके ज्यादा कैजुअलिटीज होते, लेकिन एशर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह उसके लिए एक शानदार एक्सपीरियंस था। वारिया हैरान होती है कि विल्सन मारा गया, कहती है कि यह असंभव है और अगर ऐसा चलता रहा तो वे सबको लॉर्ड के पास ले जाकर फांसी दी जाएगी। वह इस कंट्री साइड में मरना नहीं चाहता क्योंकि अभी उसके देखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। वे चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं तो मुड़कर देखते हैं कि वह अपनी तलवार घुमाते हुए अपनी बाइंडिंग्स काट चुका है। वह इनॉक और एशर की तरफ चार्ज करता है, उन्हें रास्ता छोड़ने को कहता है। वह कहता है कि विल्सन के मैजिक के बिना वे अपनी डिफेंसेस पार नहीं कर सकते, इसलिए उसके पास केवल एक रास्ता बचता है। वह नाइट को मारेगा, उसका घोड़ा चुराएगा और यहीं से निकल जाएगा। जैसे ही वह और इनॉक एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं, वह अपनी डैगर पीछे लेकर आगे करता है। इनॉक अपनी तलवार छोड़ देता है, उसका रिस्ट पकड़ता है, फिर उसके कॉलर को पकड़कर उसे एक जबरदस्त जूडो थ्रो मारता है, जिससे वह सीधे जमीन पर गिर जाता है। वरिया हैरान है कि उसने अपनी तलवार क्यों फेंक दी। फिर बाकी सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। इनॉक पूछता है कि क्या उसे नाइट होने का कोई गर्व नहीं है। इनॉक पूछता है कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि गर्व तो केवल जीवित लोग ही कर सकते हैं। वह अपनी डैगर ऊपर उठाकर नीचे घोंपता है, जिससे वरिया की मौत हो जाती है।
वे उसका शव घसीट कर ले जाते हैं और वह एशर से माफी मांगता है कि उसने उसे एक बदसूरत सीन दिखाया। अगर उसके पास ज्यादा समय हो तो वह उसका गला साफ काट देता, क्योंकि वह हमेशा ऐसे लड़ता नहीं है। एशर कहता है कि यह इम्प्रेसिव वर्क था और सोचता है कि वह कुछ को क्यों जिंदा छोड़ रहा है। इनॉक कहता है कि उसने सुना है कि बैंडिट्स में कुछ पहचान वाले लोग थे। उसे लगता है कि वे फार्म टाउन पर हुए हमले के सर्वाइवर्स हो सकते हैं, इसलिए वे उन्हें कास्टल ले जाकर उनकी पहचान कंफर्म करेंगे और फिर उनकी फेट तय करेंगे। हैरिस सबको तैयार रहने को कहता है ताकि वे बैंडिट्स को कास्टल ले जा सके। जैसे ही वे सोल्जर्स को उठाते हैं, एक आदमी बहुत एंग्शियस दिखता है और भागने लगता है। ऐसे मरने से मना करता है। वे उसे रुकने को कहते हैं, लेकिन हैरिस कहता है कि वह उसे संभालने जाएगा। हालांकि एशर कहता है कि रुको, कुछ गड़बड़ लग रहा है। वह आदमी तुरंत जंगल के अंदर गहरे जाकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। हैरिस भी कुछ महसूस करता है क्योंकि उसे खून की गंध आती है। अचानक कुछ सीधे जंगल से बाहर आकर उनके पास आता है और हैरिस अपनी तलवार उठाकर उसे रोकता है क्योंकि वह जमीन पर उछल रहा होता है। हम देखते हैं कि वह उस आदमी का सिर है। वे चौंक कर पूछते हैं कि वे क्या देख रहे हैं, क्योंकि एक विशाल छाया उनके ऊपर लूमिंग कर रही है और वे कहते हैं कि यह सीन नहीं हो सकता। एशर कहता है कि यह काफी पागलपन है और यही वह चीज है जिसे एडवेंचरर्स हार गए थे। वह सोचता था कि यह पिछले वाले जैसा ही होगा, लेकिन यह बिल्कुल विशाल है। वह कहता है कि इसे और से कहना गलत होगा और ऊपर से केवल एक नहीं है। वह दर्जनों इसी तरह के क्रीचर्स की उपस्थिति महसूस कर सकता है और ये बीस्ट का लीडर होगा। ये पिछले वाले जैसा ही दिखता है। इसके मुंह के कोने लंबे हैं, जिसे ऐसा लगता है जैसे ये मुस्कुरा रहा हो, और इसका साइज इतना बड़ा है कि ये अपने ही काइंड से ऊंचा है, इसलिए ये इवॉल्व्ड होना चाहिए। वह आगे इशारा करता है क्योंकि बाकी मॉन्स्टर्स चार्ज करते हैं। इनॉक चिल्लाता है और सबको डिफेंसिव पोजीशंस लेने और गॉब्लिन्स पर ध्यान देने को कहता है। ऑर्स की चिंता बाद में करने को कहता है। जैसे ही ऑर्स अपना अटैक घुमाता है, इनॉक उसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन यह इतना पावरफुल होता है कि वह पीछे उठ जाता है। यह फिर अपना पैर ऊपर उठाकर उस पर स्टॉम्प करने लगता है, लेकिन हैरिस और पैरट आते हैं और इसके पैर को काट देते हैं। इससे इसका बैलेंस खराब हो जाता है और वह पीछे गिर जाता है। इनॉक जमीन से छलांग लगाकर सीधे इसके छाती में छुरा घोंपता है और इसे ग्रोइन तक कैरी करता है। जब वह जमीन पर गिरता है, तब भी वह हंसता रहता है और पास के गॉब्लिन को पकड़कर उसे सबके सामने खा जाता है और फिर कुछ हड्डियां थूक देता है, क्योंकि अब वह पूरी तरह हील्ड हो गया है। इनॉक हंसता है और पूछता है कि क्या उसने अपनी ही जाति खाकर हील किया, और वह सोचता है कि वे इतनी आसानी से वापस नहीं जा पाएंगे। और हंसने लगता है, अपनी तलवार उठाता है और इनॉक सबको लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहता है। वह अपनी तलवार सीधे उनकी तरफ फेंकता है। जैसे ही वह हैरिस की तरफ उड़ती है, वह अपनी तलवार उठाकर उसे रोकता है और पूछता है कि उसने अचानक अपनी तलवार क्यों फेंकी। उसकी तलवार क्रैकिंग शुरू हो जाती है और उसे एहसास होता है कि अब वह फंसा हुआ है। जब उसकी तलवार के टूटे हुए टुकड़े उसके चेहरे पर कटने लगते हैं, तब वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वे उसकी मदद के लिए चिल्लाते हैं और इनॉक पेरिक से सावधान रहने को कहता है, क्योंकि तलवार उसकी तरफ स्विंगिंग कर रही है। वह सोचता है कि उसने इतनी जल्दी गैप कैसे बंद कर लिया और तलवार नीचे घुमाकर उसमें थोड़ी ऑरा डालता है, लेकिन पूरी तरह सरप्राइज होता है क्योंकि उसकी तलवार उसके मसल्स में फंसी रहती है। वह ऊपर देखता है और कहता है कि यह बाहर नहीं आ रही, और वह अपना हाथ उठाकर उसे मच्छर की तरह मारने लगता है। एशर एक और अर्थ स्पेल का उपयोग करता है और एक बड़ा पत्थर सीधे उसके चेहरे पर मारता है, उसके गाल के पास। वह उसे जल्दी अपनी साइड पर आने को कहता है। जैसे ही वह आता है, वह कहता है कि वह बच गया, लेकिन अब क्या, क्योंकि वह अपनी तलवार वापस नहीं पा सका। एशर कहता है कि उसे लगता है कि गॉब्लिन खाने के बाद उसकी रिकवरी स्पीड और फिजिकल ड्यूरेबिलिटी मजबूत हो गई है। पेरिक कहता है कि यह उसके फुल पावर का एक ही स्ट्राइक था, लेकिन उसने उसका आर्म तक डैमेज नहीं किया। उसने कभी इतनी स्ट्रॉन्ग ओक के बारे में सुना ही नहीं, इसलिए ये कोई स्पेशल एंटिटी हो सकती है जो लेजेंड्स में आती है। एशर कहता है कि ऐसा नहीं है। पेरिक पूछता है, तो ये क्या है अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग है? एशर सोचता है और कहता है कि रिजेनरेशन कंजम्पशन से बढ़ रही है और साथ ही ये उन नीचे वालों को कमांड कर सकता है और उन्हें पागल बना सकता है। इसके पास नाइट्स को ओवरवेल्म करने की ताकत भी है। ये बिल्कुल अलग है आपके आर्म रन इन द मिडल और सी से, लेकिन अगर बस इतना ही है तो ये इतना खास नहीं, क्योंकि ये स्पेशल एंटिटी कहने के लिए बहुत कमजोर है। नॉर्मल मैजिक की एक लिमिट होती है, चाहे आप कितना भी मैना डालो, ये एक थिक स्केल से आगे नहीं बढ़ सकता। अगर लिमिट से आगे जाओ तो मैजिक खुद ही खत्म हो जाती है, और यही मैजिक का नियम है। एक ऐसा स्पेल है जिसमें ये लिमिट नहीं है और उसे कहते हैं जियोग्राफी मैनिपुलेशन। जैसे ही वह अपने हाथों में मैजिक सर्कल कास्ट करना शुरू करता है, वह उन्हें एक दूसरे पर रखता है और जमीन उसके चारों तरफ जोर से हिलने लगती है।
सोल्जर्स इसे नोटिस करते हैं और कहते हैं कि वे जानते थे कि यहाँ वे मर जाएंगे क्योंकि अर्थक्वेक हो रहा है। इनॉक सबको काम रहने और अपनी पोजीशन बनाए रखने को कहता है क्योंकि ये एशर की मैजिक है। लेकिन उसने ऐसा कहा तब भी इन काम रह सकता है जब उसने उनके नीचे एक क्रेटर बना दिया है जिससे वे सब एक छोटे प्लेटो पर फंसे हैं। सारे मॉन्स्टर्स उसमें गिरने लगते हैं और बड़ा मॉन्स्टर उन पर गिरता है, उन्हें क्रश करता है। वह ग्राउल करता है और ऊपर उनकी तरफ देखता है। एशर अब एक और स्पेल तैयार कर रहा है। इस बार ये एक बड़ा फायर स्पेल है जिसे कहते हैं फ्लेम बॉल, जो 3rd टियर का स्पेल है। ये मीटियोर की तरह नीचे गिरने लगता है, नीचे के पूरे इलाके को आग के समंदर में बदल देता है। पेरिक पागल हो रहा है और कह रहा है कि वे अच्छी तरह जल रहे हैं। इनॉक उसे कुछ डिग्निटी बनाए रखने को कहता है। पेरिक कहता है कि वह नहीं रख सकता क्योंकि ये बहुत सेटिस्फाइंग है। एशर समझाता है कि 3rd टियर जियोग्राफी मैनिपुलेशन का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कोई भी मेज इसे मेन मैजिक के तौर पर इस्तेमाल नहीं करता। इसका कारण माना की इतनी ज्यादा खपत है कि इसकी ताकत के मुकाबले ये वर्थवाइल नहीं है। अगर उसके पास ज्यादा माना होता वह इससे भी बेहतर कुछ बनाने की उम्मीद कर रहा था और ये उसकी एक्सपेक्टेशन से नीचे है। ओर्स्की फिर एक डरावना हाउल निकालता है जिसे वे सब टेंस हो जाते हैं। वे हैरान है कि ये अभी भी जिंदा है और हम देखते हैं कि वह पागल होकर बाकी मॉन्स्टर्स को खा रहा है जो उसे मिल रहे हैं। पेरिक पूछता है कि अब वह क्या करने वाला है। एशर कहता है कि अगर वह जलकर मरना नहीं चाहता तो शायद वह उसे डूबा सके क्योंकि वह वेव कास्ट करता है। अब वह असली समुद्र बन जाता है। एशर अपने प्लेटो से छलांग लगाता है, वॉन्ड हाथ में पकड़ते हुए, और पेरिक उसका नाम चिल्लाता है। एशर मल्टी आइस एरोज और विंटर गस्ट एक साथ इस्तेमाल करता है। कहता है कि वह उन्हें मौत के ठंड से मार डालेगा, एक कॉम्बो अटैक जिसका नाम है बिटर कोल्ड एरोज। जैसे ही वह जायंट मॉन्स्टर को छेदता है उसे आइसिकल्स लगते हैं और बाकी सारे छोटे वंस भी जगह पर जमे हुए पकड़े जाते हैं। ये अपना हाथ एशर की तरफ मारने लगता है, सभी अटैक सहता हुआ। एशर कहता है कि भले ही ये अनंत रिजेनरेशन कर सके या दर्द महसूस करे, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि वह अटैक के नीचे से डॉज करता है और मैजिक की मदद से तुरंत उसके पीछे उठ जाता है। वह कहता है कि अगर इसका शरीर जमे तो यह हिल नहीं पाएगा क्योंकि वह विल्शिन के वॉन्ड से एक और स्पेल तैयार करता है। इस बार वह स्पेल है फ्रोजन ओर्ब, जो एक जायंटिसनोवा है जिसे वह भेजता है और इसे जगह पर जमा देता है। वह कहता है कि अब कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। फिर वह मैजिक सिटी वेंट की तरफ कूदता है और सारी खबरों में बताया जा रहा है कि मैजिक टावर सील हो गया है और उनकी एनर्जी सोर्स एक्सप्लोड हो गई है। एक आदमी पूछता है कि क्या वह समय भरोसा करता है क्योंकि बाकी के ज्यादा मेजेस गायब हो गए हैं और जब टावर काम करना बंद कर गया तो डैमेज का स्केल इतना बड़ा है कि एनर्जी सोर्स एक्सप्लोड होना ही एकमात्र कारण नहीं हो सकता। जनता कह रही है कि यह डिवाइन पनिशमेंट या कोई मानव निर्मित। जैसे ही कुछ लोग गुजर रहे होते हैं और अपनी रिसर्च थ्योरी साबित करने की बात कर रहे होते हैं, हम एक परिचित आवाज सुनते हैं और वे फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि वे बात कर रहे होते हैं कि किसी ने मैजिक टावर को सील करने की साजिश रची। वह कहता है कि वे कभी खुद ऐसा नहीं कर सकते और उसने जो सुना है वह यह है कि टावर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और इसलिए उन पर हमला हुआ। वह आदमी अपने गले से पकड़ लिया जाता है और हम रोवलन को सुनते हैं जो उससे दोबारा कहने को कह रही है। वह पूछता है कि वह अचानक ऐसा क्यों कर रही है और वह अपनी हुड उतारती है और पूछती है कि बोहेमियन मैजिक टावर को असल में क्या हुआ।